ये कुछ पिगमेंट्स आपको प्लांट सेल में मिलने वाला है, बट ये आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। जब सेल डिवीजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस सेल प्लेट देन डेवलप इनटू सेल वॉल इन केस ऑफ डॉटर सेल्स। Hello students, so today the topic that we are going to discuss is plant and animal cell. So let's have a look at this cross section of a plant cell. ये एक plant cell का cross section है और ये एक animal cell का cross section है। कुछ plant और animal cells में, अभी plant cells में जो आप cell organelles आपको मिलता है वो quite similar to the animal cell है, लेकिन कुछ ऐसे cell organelles है जो जिनका आपको suppose पोजीशन थोड़ा अलग मिलेगा इन केस ऑफ एनिमल सेल, उनका साइज थोड़ा सा अलग मिलेगा इन केस ऑफ एनिमल सेल। फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्यूल ही ले लो तो क्योंकि इट्स विजिबल ना, तो अगर आप वैक्यूल लेते हो तो इन प्लांट सेल क्या होता है कि वैक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, पर इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इट हैज वैक्यूल्स लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो साइज का डिफरेंस आ गया। देन यहाँ पे आपको मिलेगा द मेजर डिफरेंस इज दैट इन प्लांट सेल यू विल फाइंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे इनसाइड द प्लास्टिड्स, उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट, फिर एमाइलोप्लास्ट होते हैं। तो ये सारे कुछ जैसे कि एमाइलोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, फिर क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, ये कुछ पिगमेंट्स आपको प्लांट सेल में मिलने वाला है, बट ये आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस थोड़ा सा वी आर गोइंग टू रेफर। Let's look at the slide. Cell shape कैसा होता है? प्लांट सेल का शेप आपको थोड़ा सा स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगुलर जैसे मिलेगा if you observe it under the microscope. But in case of animal cell, the shape is quite irregular और round shape में आपको देखने को मिलेगा. Then we have cell wall. अभी cell wall is present in case of plant cell, but in animal cell wall is absent. हम सबको पता है। That is why plant cell आपको काफी rigid मिलेंगे स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रक्चर काफी फर्म होता है, बट एनिमल सेल ऐसा होता है इट्स काफी स्क्वीजी होता है। ओके, स्ट्रक्चर वाइज काफी स्क्वीजी होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। व्हाट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होता है, ओके, जो आउटर कवरिंग होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, इट्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ केस ऑफ प्लांट सेल एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, again it is present in case of plant cell, again it's present in case of animal cell. Endoplasmic reticulum क्या था? The cell organelle which is responsible for lipid metabolism and for detoxification. Nucleus में क्या होता है कि in plant cell it lies in one corner. Nucleus आप देखो, in plant cell it lies in one corner, but in case of animal cell it is present in the center. ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, साइज भी अलग हो सकता है थोड़ा सा। न्यूक्लियस क्या होता है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल ये पेरिफेरी में आपको मिलेगा। ओके, सेल का जो पेरिफेरी होता है, जो साइड कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपको मिलेगा, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल यू विल फाइंड इट राइट इन द सेंटर। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में होते हैं बट मोस्टली नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स हमें मोस्टली एनिमल सेल में मिलता है, ओके, जो सेल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो प्लांट सेल में डिटॉक्सिफिकेशन मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा या फिर कभी कभार पेरिक्सोम्स। Then we have Golgi apparatus. Golgi apparatus is again present in both plants and animals. Cytoplasm, the semi-fluid matrix जहां पे सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं, वो भी प्लांट और एनिमल सेल में मिलता है। राइबोसोम्स भी आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइज डिफरेंट मिलेगा। ओके, साइज वेरीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लास्टिड्स आपको मिलेगा इन केस ऑफ प्लांट्स, बट इन केस ऑफ एनिमल्स आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट सेल इज द मेजर डिफरेंस कि बहुत बड़ा होता है, इन द सेंटर होता है, but in case of animal cell numerous vacuoles are found and they're quite small in size. Then we have cilia which is absent in plant cell but it is present in animal cell. Mitochondria
इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, लेकिन इसका नंबर बहुत ही कम होता है, फ्यूअर इन नंबर. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट बट इन लार्ज नंबर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका मोस्टली ऑटोट्रॉफिक है और इनका मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक है. क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is responsible for performing photosynthesis while it is absent in animal cell because they are heterotrophic and they cannot prepare their own food. So for food they depend upon the plants. Then we have centrioles. Centrioles, these are involved in cell division. Okay, these are absent in case of plants. These are present in case of animals. Then we have glycogen storage, matlab starch storage. Glycogen in plant cell is stored in the form of starch, जो amyloplast में store होता है. But in case of animal, the starch is stored in the form of glycogen. Remember. Then we have motility. Motility मतलब generally immotile. इनके cells move नहीं कर सकते हैं. This can move because of presence of cilia and flagella. Now do not confuse motility with movement or locomotion. Because plants can show movement, like जैसे कि कुछ plants move करते हैं towards the sunlight, right? जैसे sunflower. But this motility is talking about the cells of the plant, जो generally immotile होते हैं. Mitosis. This occurs throughout their life for growth, and this occurs for growth and repair, जो आपको both plant cell and animal cell में दिखने को मिलेगा. So this were the few differences that were being spotted in between plant cell and animal cell. प्लांट सेल में आपको मिलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा होता है जब दो प्लांट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उन दो प्लांट सेल्स को ज्वाइन करने के लिए एक चैनल होता है और वो चैनल ही क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा उसको कहते हैं. देन व्हाट इज टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट एक ऐसा मेम्ब्रेन है, जैसे कि सेल के पास क्या होता है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है, तो सिमिलरली वैक्यूल के पास भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं. Then we come into starch granules. अभी एनर्जी प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, प्लांट्स में एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वही स्टार्च अगर स्टोर होना होगा इन केस ऑफ एनिमल्स, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ ग्लाइकोजन. What is cell plate? Now cell plate is mostly formed during the process of cell division. जब सेल डिवीजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस सेल प्लेट देन डेवलप इनटू सेल वॉल इन केस ऑफ डॉटर सेल्स. तो सेल डिवीजन के वक्त में पहले फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का, और उसके बाद वही सेल प्लेट फिर किस में डेवलप हो जाता है, सेल वॉल में डेवलप हो जाता है इन केस ऑफ डॉटर सेल्स. देन वी हैव पेरिक्सोम्स. पेरिक्सोम्स मोस्टली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स. अभी प्लांट सेल्स में क्या नहीं होता है, लाइसोसोम्स नहीं होते हैं बट बहुत रेयर है. बट लाइसोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ एनिमल्स व्हिच आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल. देन वी हैव सेंट्रल वैक्यूल. सेंट्रल वैक्यूल क्या करते हैं, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल, अभी देखिए यहाँ पे कि सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा है, उसमें कॉन्स्टेंटली लिक्विड क्या करते हैं, वॉल्स में इस तरीके से एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो जब लिक्विड्स इस तरीके से वैक्यूल में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो पूरा वैक्यूल क्या होता है, एक्सपांडेड रहता है, एक्सपांडेड फॉर्म में रहता है और काफी फर्म रहता है. तो जब वैक्यूल में वो प्रेशर एक्सर्ट हो गया तो वो वैक्यूल इंटर्न वो प्रेशर किसमें एक्सर्ट करता है, सेल के आउटर सरफेस, मतलब सेल के पेरिफेरी में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. एंड व्हेन द प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सेल, नाउ द सेल विल मेंटेन इट्स शेप, इट विल स्टे फर्म एंड इट विल स्टे स्ट्रॉन्गर. तो सेंट्रल वैक्यूल सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. देन वी हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स में हमको क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट मिलते हैं और एमाइलोप्लास्ट. Chromoplast is associated with giving colors to the leaves, colors to the plants. Chloroplast has chlorophyll, the green pigments which help in making of food during the process of photosynthesis. और amyloplast मतलब जो starch granules plant cell में stored होता है,
वो कहाँ पे स्टोर होता है? इन केस ऑफ amyloblast. Clear? Now we move into guard cells. These are specialized cells in the epidermis regulating the stomatal gas opening and closing of the gas exchange. अभी क्या होता है कि plants में जो gas exchange होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है? बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. तो स्टोमाटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स. दिस गार्ड सेल्स आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. जो बाहरी लेयर है उसमें आपको गार्ड सेल्स मिलेंगे surrounding the stomata. So when stomata is associated with opening and closing during the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide, this guard cell is primarily associated with this process of closing and opening of the stomata. So this guard cells regulate the process. Okay. Then we have plasmolysis. तो plasmolysis क्या है कि साइटोप्लाज्म जब श्रिंक हो जाता है ड्यू टू हैवी वाटर लॉस. ओके, जब वाटर लॉस बहुत हैवी होता है तो क्या हो जाता है कि साइटोप्लाज्म इट श्रिंक्स अवे. तो उस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. टर्गो प्रेशर ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि जब सेल में जब इन द सेल जब फ्लूइड सेल के वॉल्स में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ताकि वो वॉल्स एक्सपांड होता रहे और अपना शेप मेंटेन कर सके. सो दिस इज द प्रेशर. टर्गो प्रेशर हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन इट्स शेप. क्लियर? Then we have cellulose. Now cellulose is the primary component of the cell wall. Although cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, various macromolecules like polysaccharide, वो सभी होता है, लेकिन जो primary component होता है in case of cell wall, that is cellulose. Then we have pits, thin areas in the cell wall allowing communication and transport between the plant cells. पिट्स क्या होता है कि ये सेल वॉल में कुछ ऐसे पतले से एरियाज होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. मूविंग ऑन टू एनिमल सेल. तो जो साइटोस्केलेटन है वो एनिमल सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ द साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स एंड दे आर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. दिस माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो ये माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलके बनता है साइटोस्केलेटन. दिस साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेंटेनिंग जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. जो एनिमल सेल का डिवीजन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. और दूसरा जो इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, जो सेल के बीच में ही मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कांस्टेंट और मैक्स रेगुलेट करने में साइटोस्केलेटन हेल्प करता है. नाउ सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन द सेल व्हिच हेल्प इन द सेल डिवीजन. आपको पता है देयर आर 2 प्रोसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस में इन केस ऑफ एनिमल सेल it helps in tissue regeneration, it helps in growth, it helps in development, but meiosis is associated with formation of zygote. अभी zygote कैसे? Meiosis cell division helps in formation of gametes जो fuse होते हैं, fuse होके it results in the formation of a zygote. So during the process of meiosis and mitosis in case of animal cells, centrioles are involved. Next we have vacuoles and vesicles. हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ही बड़ा होता है, सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल द वैक्यूल्स आर न्यूमरस इन नंबर्स एंड दे आर क्वाइट स्मॉलर इन साइज. फिर आपके पास होगा न्यूक्लियोलस, द रीजन विद इन द न्यूक्लियस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर राइबोसोम. न्यूक्लियोलस में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोलस इज द रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस जहां पे राइबोसोम का सिंथेसिस होता है. Then we have peroxisomes. Again, this is associated with lipid metabolism and
डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब फैटी एसिड्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है दैट इज एसोसिएटेड विद पेरिसोम्स। नेक्स्ट वी हैव सेल कॉर्टेक्स। व्हाट इज सेल कॉर्टेक्स? सेल कॉर्टेक्स एक मैश्ड स्ट्रक्चर होता है। मैश्ड मतलब आप लोग नेट आप लोगों ने देखा होगा, जो मैश्ड नेट होता है। तो दिस सेल कॉर्टेक्स इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एक मैश्ड सरफेस की जरूरत होती है, एक मैश्ड नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन होता है, और वो होता है सेल कॉर्टेक्स। इट इज फाउंड जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट लिपिड बाइलेयर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट्स अ लिपिड बाइलेयर जहां पे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, लिपिड मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे, साथ में आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। Flagella and cilia. What are this? These are hair-like structures. Okay, these are hair-like structures for movement or sensory functions. फिर हमने जो पढ़ा था in case of plant cell starch कैसे स्टोर होता है in the form of granules, लेकिन in case of animal cell it is stored in the form of glycogen. फिर हमारे पास है extracellular matrix. Okay, this supportive matrix surrounding animal cell provide structural support, और इनका काम क्या होता है? सिग्नलिंग को यूज करना। देन वी हैव गैप जंक्शंस। क्या होता है कि सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं जो सेल को डायरेक्टली कम्युनिकेट, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और एक सेल अपना मटेरियल्स दूसरे सेल के साथ शेयर कर सकता है। उन जंक्शंस को हम लोग गैप जंक्शंस बोलते हैं। देन वी हैव सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। दो तरीके के ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, बट इन केस ऑफ मियोसिस दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओके, देन वी हैव फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बहुत ही इजी एक प्रोसेस है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फॉरेन मटेरियल को ऐसे एनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्टिव जूसेस के मदद से उस फॉरेन मटेरियल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर देता है और पूरा फॉरेन मटेरियल को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। Then we have hormone receptors, specific receptors on cell surface for hormones and chemical signaling. फिर nerve and neurons हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे in the chapter of animal tissue. Okay, human system जब पढ़ेंगे तब हम लोग nerves and neurons अच्छे से पढ़ेंगे. Now let us look into plasma membrane. Okay, so plasma membrane ये आप देख सकते हो, this was given by Nicholson and S.J. Singer. This model was given by Nicholson and S.J. Singer. ये एक mosaic model है. Okay, this is a mosaic model. और यहाँ पे आप देखिए, this is a mosaic model of the plasma membrane, also called the cell membrane. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी. स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. स्ट्रक्चर कैसा है? The structure of plasma membrane. एक तो it is selectively permeable, मतलब सारे substances को अंदर आने नहीं देता और सारे substances को बाहर जाने नहीं देता है. This is selectively permeable. This is a lipid bilayer that surrounds the cell. इसके पास क्या क्या components है? Phospholipids है, okay? Proteins है, carbohydrates है, और हमने इस डायग्राम में क्या देखा? इनके पास है ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और इसके पास है कोलेस्ट्रॉल, और इसके पास कोलेस्ट्रॉल भी है. अभी ये जो लिपिड बाइलेयर है, जस्ट रेफर टू द डायग्राम, ये जो लिपिड बाइलेयर है इसका एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड होता है हाइड्रोफोबिक. व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक मतलब एन एंड विच लव्स वाटर, जिसका वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है. एंड हाइड्रोफोबिक मतलब द एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है. तो द हाइड्रोफिलिक इज द वाटर अट्रैक्टिंग हेड. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड पोर्शन है दैट इज हाइड्रोफिलिक, विच मीन्स इट अट्रैक्ट्स वाटर. एंड जो हाइड्रोफोबिक है वो है टेल.
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेल पोर्शन है, जो लिपिड बाइलेयर का टेल पोर्शन है, वो हाइड्रोफोबिक है, which means it clearly repels the water molecules. Now, why is this attraction and repulsion necessary? Now, this is necessary to create a barrier in between the extracellular and intracellular environment. बाहर का environment और अंदर के environment के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हो, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हो, एक प्रॉपर बैरियर क्रिएट हो, उसको मेंटेन करने के लिए लिपिड बाइलेयर के पास एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक व्हिच अट्रैक्ट्स वाटर एंड द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक व्हिच रिपेल्स वाटर. नेक्स्ट लेट्स लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहला फंक्शन, इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ substances in and out of the cell. ओके, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं कि कौन से पार्टिकल सेल के अंदर आ सकते हैं, कौन से पार्टिकल सेल के बाहर जा सकते हैं. नेक्स्ट, ये सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. किस तरीके से? अभी मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक. तो वाटर अट्रैक्ट करके और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करके ये सेल का इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है. देन वी हैव सेल सिग्नलिंग. The plasma membrane, it contains certain receptors. इनके पास होता है कुछ receptors. Now, what does receptors do is that these receptors, they are essential for cell-to-cell communication. Okay, these receptors, they help the cells to communicate with the other cells, and they also respond to the external environment. तो ये है इनके functions. Next, let's refer to the protein component. The integral proteins, दो proteins आपको plasma membrane में मिलेंगे. Primarily आपको मिलेगा integral protein and peripheral protein. First, glycoproteins में आपको मिलते हैं, but ये these two are the major proteins that you will find in plasma membrane. Now, this integral proteins, let's refer to the diagram once. ये देखिए. The integral proteins, they are adhered to the surface, the inside of the lipid membrane. और जो peripheral protein मिलेगा वो आपको lipid membrane के periphery में, मतलब outer area में मिलने वाला है. Okay, that is why these two proteins are termed as integral and peripheral proteins. The integral protein, they are embedded within the lipid bilayer. ठीक है, जो लिपिड का बाइलेयर है उसके अंदर आपको इंटीग्रल प्रोटीन मिलेगा. इसका काम क्या है? पहला काम तो ये करते हैं ट्रांसपोर्ट का. उसका नेक्स्ट काम करते हैं रिसेप्टर्स का. रिसेप्टर्स मतलब दे अलाउ कम्युनिकेशन इन बिटवीन द सेल्स. ओके, और या फिर इनके पास आपको मिलेंगे एंजाइम्स. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स. जैसे कि हमने कहा, these are attached mostly to the outer surface of the lipid bilayer and these are mostly involved in the function of signaling. ठीक है, सेल्स जब एक दूसरे सेल्स को सिग्नल सेंड करते हैं तो वो करने के लिए इनको मोस्टली चाहिए पेरिफेरल प्रोटीन्स. नाउ, जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड होते हैं उन प्रोटीन्स को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स. जैसे कि हमने पढ़ाई किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, फिर लिपिड्स मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा. लेकिन जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड होता है और उनका प्राइमरी काम होता है सेल रिकग्निशन का. ओके, सेल को रिकग्नाइज करना और एक सेल को दूसरे सेल के साथ ऐसे एडहेशन में हेल्प करना, एडहेर करना, स्टिक करना. तो उस प्रोटीन के लिए, उस चीज के लिए कौन सा प्रोटीन काम में आता है? Glycoprotein. Glyco, which means carbohydrate, and protein. The proteins which are attached to the carbohydrate are called the glycoproteins. Okay, so this was for today. I hope you all understood. We will see you in the next class. Thank you.